स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलो अब यहाँ पे समझो स्टोरेज क्लास। ये स्टोरेज क्लास डिफाइन द स्कोप। स्कोप का मतलब होता है विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कितने देर तक जिंदा रहेगा, कितने देर तक वो जो है वैल्यू को होल्ड करके रहेगा, उसको कहते हैं क्या, लाइफ टाइम। ठीक है। यदि कोई वेरिएबल कोई फंक्शन के अंदर आप बनाते हैं तो उसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है, और फंक्शन के बंद होते ही उस वेरिएबल में वैल्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हट जाता है। ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है कि कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिक बनाते हैं। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जब तक प्रोग्राम आपका बंद नहीं हो जाता ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है। ये जो होता है फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल, ऑटो वाले, ये फंक्शन के बंद होने के बाद क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको लोकल वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है। तो वही कह रहा, तो स्टोरेज क्लास डिफाइन द स्कोप, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल एंड और फंक्शन विद इन अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शन बनाए जाते हैं वह भी किसी न किसी स्टोरेज क्लास के अंदर जाता है, स्टोरेज के अंदर जाता है, यानी कि स्टोर होता है आपके रैम में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, विद इन द क्लास दिस स्पेसिफायर्स प्रिसीड द टाइप दैट दे मॉडिफाई, देयर आर द फॉलोइंग स्टोरेज क्लास विच कैन बी यूज इन अ सी प्रोग्राम। क्या कह रहा है, 4 तरह के स्टोरेज क्लास होते हैं। मतलब स्टोरेज क्लास का मतलब क्या समझे, कि आप जो वेरिएबल बनाते हैं ना उसका डाटा जो रैम के अंदर स्टोर होता है या फिर सीपीयू के रजिस्टर के अंदर जो स्टोर होता है वो किस तरीके से स्टोर करेगा, कब उसको रखेगा और कब उसको हटा देगा, उसको कहते हैं स्टोरेज क्लास के टाइप, प्रकार। ठीक है। तो यहाँ पे पहला है ऑटो, दूसरा है रजिस्टर, तीसरा है स्टैटिक और चौथा है एक्सटर्न। ठीक है। तो यहाँ पे समझो द ऑटो स्टोरेज क्लास इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल लोकल वेरिएबल। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया लोकल वेरिएबल, मतलब यदि आप इस मेन के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाएंगे ना, जैसे यहाँ पे लिखेंगे आप इंट a इक्वल टू 100 सेमी कॉलन इंट b इक्वल टू 200, तो ये सभी के सभी किस में जाएगा, ऑटो स्टोरेज क्लास में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका मेन क्या है, एक फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल रखे जाएंगे वह लोकल वेरिएबल कहलाएगा। और आपने अभी क्या पढ़ा, लोकल वेरिएबल सभी ऑटो स्टोरेज क्लास में जाके स्टोर होता है। ठीक है। ऑटो स्टोरेज मतलब लोकल वेरिएबल, इतना समझ लो। लोकल वेरिएबल मतलब जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनता है उसको लोकल। फंक्शन ये क्या है, मेन फंक्शन है, आप इसके अंदर बना रहे हैं वेरिएबल, यहाँ पे बाहर नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे नहीं बना रहे हैं आप इंट सी इक्वल टू, ऐसे नहीं बना रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर बना रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, ऑटो स्टोरेज क्लास में जाएगा ये। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। तो द एग्जाम्पल एबव डिफाइंड 2 वेरिएबल विद द सेम स्टोरेज क्लास ऑटो कैन ओनली बी यूज्ड विद इन द फंक्शन और लोकल वेरिएबल। तो क्या कह रहा, आप जब भी ऑटो वेरिएबल बनाएंगे तो आप फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, यहाँ पे आप ऑटो लिखिए चाहे ना लिखिए, उसका मतलब ऑटो ही होता है। तो मैं लिखता हूँ ऑटो इंट x इक्वल टू 500।
ठीक है, ऑटो इंट x इक्वल टू 500। तो यहाँ पे ऑटो लिखिए चाहे ना लिखिए, अगर मेमोरी इसके फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाएंगे तो ऑटो में ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे F9 करके देखिए, कोई एरर नहीं है। चलो अब आते हैं दी रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास किसको कहते हैं? द रजिस्टर स्टोरेज क्लास इज यूज टू डिफाइन लोकल वेरिएबल। ये भी लोकल वेरिएबल बनाने के लिए काम में आता है। दैट शुड बी स्टोर्ड इन ए रजिस्टर। क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी वेरिएबल के बाहर रजिस्टर कीवर्ड लगा दिया तो ये आपके रैम में स्टोर नहीं होगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो बनेगा और ऑटो जो है आपके रैम में जाके स्टोर होता है। अगर आपने रजिस्टर लगा दिया तो आपके रैम में स्टोर नहीं होगा, ये आपके सीपीयू में जाके स्टोर हो जाएगा। क्या समझे? सीपीयू के अंदर रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाता है। तो ये क्या कहता है? इंस्टीड ऑफ रैम दिस मीन्स दैट द वेरिएबल हैज़ ए मैक्सिमम साइज इक्वल टू द रजिस्टर साइज। अगर आपके सीपीयू के अंदर जितने साइज के वेरिएबल वो एक्सेप्ट करने के लिए बनाए गए हैं उतना ही साइज बनेगा उसका। आप अपने हिसाब से उसका साइज चेंज नहीं कर सकते, यही कह रहा। मैक्सिमम साइज आपका इक्वल टू रजिस्टर के साइज के बराबर होगा। यूजुअली 1 वर्ड, एक वर्ड का होता है, ठीक है। एंड कांट हैव द यूनरी एंड ऑपरेटर अप्लाई टू इट एज इट डज नॉट हैव ए मेमोरी लोकेशन। अब देखो क्या कह रहा है। हाँ, क्योंकि इसकी मेमोरी लोकेशन नहीं होती है और ये होता है सीपीयू के अंदर, इसलिए आप एंड ऑपरेटर इसके साथ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर वेरिएबल बना लेता हूँ। रजिस्टर y इक्वल टू 500 बन गया रजिस्टर। इंट लगा दो, इंट रजिस्टर इंट y इक्वल टू 500। तो यहाँ पे खाली y लिख देते हैं, हम कुछ नहीं डालेंगे। तो अभी वेरिएबल खाली बना के छोड़ देते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो क्या कहता है। द रजिस्टर शुड ओनली बी यूज्ड फॉर वेरिएबल दैट रिक्वायर्ड क्विक एक्सेस। यदि किसी प्रोग्राम को बहुत फास्ट में किसी चीज़ को रीड करना हो तो उसके लिए रजिस्टर वेरिएबल बनाए जाते हैं, ठीक है। क्विक एक्सेस चाहिए तो, सच एज काउंटर, किसी चीज़ को काउंट करना हो तो आप रजिस्टर वेरिएबल बना सकते हैं। It should also be noted that the defining register does not mean that the variable will be stored in a register. आपने लिख दिया रजिस्टर तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रजिस्टर में जाएगा ही जाएगा, नहीं है। It means that it might be stored in a register depending on hardware and implementation restrictions. यदि आपका कंप्यूटर रजिस्टर में वेरिएबल को, डाटा को स्टोर करने की इजाज़त देता है तो आप रजिस्टर में जब डालोगे तो वो चला जाएगा सीपीयू में। अगर इजाज़त नहीं देता है, यानी आपको मतलब इम्प्लीमेंटेशन रेस्ट्रिक्शन है लगा हुआ कि आप रजिस्टर को यूज नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। आप तो बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ इसमें लगा हुआ है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। एक्चुअली वो ऑटो बन जाएगा, ठीक है। हाँ ऑटोमेटिकली ऑटो बन जाएगा अगर आपको हार्डवेयर अलाउ नहीं करता है तो, ठीक है। अब आते हैं दी स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल देखो ये भी खास तरह के वेरिएबल होते हैं। द स्टैटिक स्टोरेज क्लास इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू कीप अ लोकल वेरिएबल इन एग्जिस्टेंस। कह रहा स्टैटिक जो स्टोरेज क्लास क्या होता है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है टू कीप अ लोकल वेरिएबल इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम जब तक चलता रहेगा तब तक स्टैटिक वेरिएबल आपका लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है। हो गया, ओके। जब तक आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक वो वेरिएबल क्या होगा, आपका जिंदा रहेगा।
जब प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्रोग्राम के बंद होने के बाद होगा। बाकी वेरिएबल जो है लोकल वेरिएबल, जब तक मेन फंक्शन चल रहा है तभी तक जिंदा रहेगा, फंक्शन बंद होने के बाद वो वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा कि फंक्शन अगर चल भी रहा है, प्रोग्राम आप फंक्शन बंद भी हो गया, प्रोग्राम अगर चल रहा है तो वो जिंदा रहेगा। ठीक है, ये कब पता चलेगा कि अभी हम दिखाते हैं ना, अभी इसी में करके दिखाऊंगा ना कैसे काम करता है। रुको, तो मैं कर लेता हूँ, एक सेकंड। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में भी पढ़ा रहे हैं। मैं काम करता हूँ, थोड़ा काम करते हो। मेरा लारावेल चल रहा है, इसके बाद आपके पास लारावेल चल रहा है, इसके बाद PHP का फ्रेमवर्क है लारावेल। आपको तो आता होगा फिर। नहीं, मैं जिसे स्विच करना है, मुझे कंसेप्ट पता है क्या है क्या नहीं। ये मतलब BSc वगैरह आती होगी ना? ये सब चीज़ों का हाँ लॉजिक पता है, बहुत पहले पढ़ा था। मेरा बीटेक कंप्लीट हो चुका है ना, 2021-22 का पास हुआ। फिर आप जॉब करते हो? हाँ, ऐसा कोई छोटे कोई कंपनी के नाम है। पूरा टीम मुंबई बैठी है, मैं यहाँ बैठा हूँ। रिमोट वर्क है। यहाँ नहीं बैठा, मतलब ऑफिस में रजिस्ट्रेशन सेंटर में। मतलब वैसे आता एक्सपीरियंस, मैं भी फ्रेशर आई हूँ। ज़्यादातर वो आते हैं, क्या कहते हैं, प्रोफेशनल जो आगे बढ़ना है उसको। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और इस फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैसे काम करता है इसको समझेंगे। तो मैं जाऊँगा एक फंक्शन को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे अपने इस मेन फंक्शन से बाहर बना दूंगा ऐसे। फंक्शन का नाम क्या है, फन। ठीक है, और ये फंक्शन जैसे मेन बनता है वैसे ही बनेगा। इसको नीचे लेके आ जाते हैं, इसको कंट्रोल, हाँ, ये फंक्शन नाम है फन। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, हम लिख देते हैं फन नाम का एक फंक्शन। वॉइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं देगा फंक्शन। ठीक है, ये नाम है इसका फन, और बदले में ये आपसे कोई डाटा भी नहीं लेगा, ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये हमने एक स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे बना दिया, स्टैटिक इंट I = 5। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे बार बार कॉल करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अगर 4 बार हम कॉल करते हैं तो ये 5 के बाद 6, 7, 8, 9 ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक है। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसकी पहली बार अगर ये डिफाइन हो गया 5 है, तो दोबारा अगर फंक्शन को कॉल करेंगे तो दोबारा डिफाइन नहीं होगा, ये 5 है, वो 5 जिंदा है, तब तक लाइव रहेगा, जब तक ये प्रोग्राम आपका मेन चलता रहेगा। ये स्टोरेज क्लास नाम का प्रोग्राम जब तक चलता रहेगा, रन करता रहेगा, तब तक ये लाइन इग्नोर होता रहेगा, क्योंकि ये एक बार बन जाता है तो दोबारा चेंज नहीं होता है, स्टैटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन को 3-4 बार हम चला देते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फन
फन एक बार और फन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, हमने 5 बार फन फंक्शन को चला दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से F9 करते हैं। तो कह रहा फंक्शन अनडिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो फंक्शन अनडिक्लेयर्ड इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर रखा ऊपर में, इसको हम ऊपर में डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसे करके यहाँ पे डिक्लेयर कर देते, हमने बोला इस प्रोग्राम को हम आने वाले इधर आगे कुछ फंक्शन बनाने वाले हैं यहाँ नीचे। तो अब डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ से इसको करिए F9। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? काउंट अनडिक्लेयर फर्स्ट यूज। ओके, कहता है कि काउंट अनडिक्लेयर है। काउंट हटा देते हैं, क्या करते हैं, हटा दिया। और यहाँ से इस काउंट को हटा दिया। आई इज समथिंग। चलो अब चेक करके देखो। अब यहाँ करो F9, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कितने बार रन किया इस फंक्शन को? 1 2 3 4 5 बार रन किया। तो जितने बार ये रन करेंगे, ये एक बार अगर 5 डिफाइन हो गया तो बार बार 5 डिफाइन नहीं होगा। एक बार 5, फिर अगले बार रन करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ये ब्लॉक हो गया ना फंक्शन का। अगर आपने कुछ प्रोग्राम लिखा है इस ब्लॉक के अंदर, आप इसके नाम को यहाँ पे लिखेंगे तो वो वाला ब्लॉक रन हो जाएगा आपका। जैसे मेन होता है वैसे ये भी होता। ठीक है, तो पहले में तो मतलब सारे काम करते हैं। उसी तरह से फंक्शन में हम अलग अलग काम के लिए, जैसे मान लो कि आपने एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर में कितने सारे फंक्शन होते हैं? ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ये अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो ऐड के लिए आप अलग ऐड फंक्शन बना सकते हो, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई फंक्शन बना सकते हो, डिवाइड के लिए अलग फंक्शन बना सकते हो, और फिर यहाँ पे ऐसे कॉल कर सकते हो अलग अलग नाम। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड। आगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी तो हमें स्टैटिक को चेक करना है, इसलिए हम चला रहे हैं आगे की चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से करेंगे F11। तो देखो हमने कितने बार चलाया? 5 बार चलाया। तो आई 5 हो गया, पहली बार में 5 हो गया। फिर यहाँ से i प्लस प्लस करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, खत्म। ठीक है, बट यदि मैं इस वेरिएबल को स्टैटिक ना करूं, ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल ऑटो लगा देते हैं। ऑटो लगा देते हैं, स्टैटिक हटा देते हैं, ऑटो कर दिया। ऐसे केस में क्या होगा कि जब भी आपका ये फंक्शन चलेगा ना, तो ये हर बार i = 5 हो जाएगा। आप फिर i प्लस प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो जब भी आप चलाएंगे तो 6 ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। समझ गए? क्योंकि ये प्रोग्राम के लास्ट तक वो लाइव नहीं रहेगा, वो फंक्शन के स्टार्ट होते ही बनेगा और फंक्शन के ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको चला के देखो, F11 करो, तो अब देखो 6 6 6 6 6 आगे समझ में। अगर हम चाहें कि ऑटो लगा के वैसे 6 7 8 आ जाए तब नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन हम अगर ऐसा करना है तो मुझे स्टैटिक करना पड़ेगा इस वेरिएबल को, तभी वो एक बार लगा देंगे तो जब तक प्रोग्राम नहीं होता तब तक रीडिफाइन नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाएंगे स्टैटिक और फिर से ऑटो को बंद कर देते हैं और फिर यहाँ से अब चला के देखो तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 आ गया समझ में। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? प्रोग्राम के लाइफ टाइम तक वो लाइव रहता है। ठीक है, प्रोग्राम जब बंद होगा तभी वो डिस्ट्रॉय होगा। लोकल वेरिएबल जो ऑटो होता है वो फंक्शन जब तक चलता है तब तक जिंदा रहेगा, फंक्शन बंद होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है।
ठीक है, तो ये दोनों का अंतर समझ में आ गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सटर्न स्टोरेज। एक्सटर्न क्या है? एक्सटर्नल, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये एक्सटर्नल है, यानी कि किसी भी फाइल में आप फंक्शन वो बनाएंगे या किसी दूसरे फाइल में आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे द एक्सटर्न स्टोरेज क्लास इज यूज टू गिव अ रेफरेंस ऑफ ए ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल का रेफरेंस देता है दैट इज विजिबल टू ऑल द प्रोग्राम फाइल। यदि आपने किसी वेरिएबल के पहले एक्सटर्न कीवर्ड लगा दिया तो जितने भी आप उस पैकेज के अंदर जितना भी प्रोग्राम बनाएंगे सबके अंदर उसको रीड कर सकते हैं आप। ठीक है, when you use the extern the variable cannot be initialized, ये initialize नहीं होगा, as all it does is point the variable and name at a storage location that has been previously defined। तो जब आप यहाँ पे extern लगाते हैं वो initialize नहीं होता। जब उसको आप कोई भी प्रोग्राम जब उसको रीड करेगा तो वहाँ पे वो इनिशियलाइज करके फिर उसमें जो भी काम करना होगा करेगा। ठीक है, when you have multiple file and you define a global variable or function, अगर आपके पास बहुत सारे फाइल हैं और आप किसी फंक्शन या कोई फंक्शन बना सकते हैं या कोई ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं और सभी प्रोग्राम में उसको रीड करना चाहते हैं, तो वैसे केस में आपको एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो विच विल बी यूज इन अनदर फाइल ऑल्सो, देन एक्सटर्न विल बी यूज इन अनदर फाइल टू गिव रेफरेंस ऑफ डिफाइंड वेरिएबल और फंक्शन। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक्सटर्न इज यूज टू डिक्लेयर ए ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन इन अनदर फाइल। द एक्सटर्न मॉडिफायर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हेन there are two or more files sharing the same global variable or function as explained below। तो हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे ना, दो फाइल बनाएंगे। ठीक है, एक फाइल बनाएंगे A नाम से, एक फाइल बनाएंगे B नाम से, और हम यहाँ पे कुछ एक्सटर्न वेरिएबल बनाएंगे जो दूसरे एक फाइल का दूसरे में रीड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सटर्न इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सटर्न वॉइड राइट एक्सटर्न नाम का एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन यहाँ पे मेन में चलेगा। ठीक है, ये फंक्शन आपके राइट एक्सटर्न यहाँ पे चलेगा मेन में, और ये जो वेरिएबल है इंट, ये आपके दूसरे फाइल में राइट वाले में चलेगा। ठीक है, इंट। तो यहाँ पे देखेंगे काउंट ना को यहाँ पे देखो रीड किया जा रहा है, यहाँ पे काउंट इक्वल टू 5 करेंगे, और यहाँ पे हमने बनाया तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ पे इंट काउंट दे दिया, यहाँ पे देखो एक्सटर्न इंट काउंट कर दिया। ठीक है, मतलब ये जो है, मतलब फर्स्ट में हम सिर्फ वो मेल लिखेंगे और दोनों को लिंक कर देंगे एक्सटर्न। हाँ, तो यहाँ पे देखो इस एक्सटर्न नाम का जो ये जो फंक्शन है ना, अगर आप है तो दूसरे फाइल में, किस में, write.c में है, लेकिन आप उसको यूज कहाँ कर रहे हैं, मेन में कर रहे हैं, इस वाले फाइल में कर रहे हैं। तो कैसे कर पा रहे हैं कि आपने यहाँ पे एक्सटर्न नाम का कीवर्ड लगा करके इसको नाम दे दिया। तो आप इसलिए, इसका मतलब क्या आता है, हम जो ये फंक्शन यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ये किसी और फाइल में रखा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक्सटर्न इंट काउंट लिखा, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ये जो हम इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ये किसी दूसरे फाइल से आएगा ये वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो ये दूसरा फाइल कौन सा है, ये ना दूसरा फाइल। तो यही कह रहा एक्सटर्न इंट, तो यहाँ पे आपने यूज कर लिया, और इंट काउंट को आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। एक फाइल बनाते हैं ए नाम से, तो फाइल सेव एज a.c बना दिया।
ये ठीक है। बुक डाउनलोड हो जाएगा, इसी को करो ना। आपको बुक तो वो जो आएगा ना आपका ऑनलाइन वाला वो तो देगा ही, पीडीएफ तो देगा ही आपको। PDF क्या करूँ? क्या करना था, भूल गया। कॉपी करना था ना। ए बनाएंगे और ए में लिख दो ये। अब यहाँ पे देखो, एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, इंट काउंट, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्सटर्न वॉइड राइट एक्सटर्न नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया नहीं, इस प्रोग्राम में कोई फंक्शन है ही देखो, नहीं है ना इस नाम का फंक्शन, केवल हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं, एक्सटर्न वॉइड राइट एक्सटर्न। ये हम बता रहे हैं इस प्रोग्राम को कि ये जो राइट फंक्शन आप यहाँ पे यूज करने वाले हो ये कहीं और है, यानी दूसरे फाइल में, ठीक है। और यहाँ पे इंट काउंट, अब यहाँ पे हमने एक नया फंक्शन वो बना दिया वेरिएबल, इसको कहाँ यूज करेंगे, उस फाइल में। तो हम वहाँ पे लिखेंगे एक्सटर्न इंट काउंट, यानी कि उसको प्रोग्राम को बताएंगे कि ये जो काउंट है आप जो रीड करने वाले हो इसमें, वो कहीं दूसरे फाइल में रखा हुआ है। एक का दूसरे में जाएगा, पहले का दूसरे वाले में रीड करेंगे, दूसरे का पहले वाले में रीड करेंगे, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे एक और बी नाम का एक फंक्शन बना वो फाइल बना देते हैं बी, ठीक है। बी बना दिया, बी डॉट, और बी में हम ये वाला लिख देते हैं लाइन, ये लाइन लिख दिया। तो अब हम इस प्रोग्राम को क्या बता रहे हैं कि आप जो यहाँ पे काउंट को रीड करने वाले हो, काउंट इक्वल टू 5 करने वाले हो, ये किसी दूसरे जगह से आ रहा है, एक्सटर्नल है ये, एक्सटर्न इंट काउंट, यानी उस फाइल में हमने बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे इसको चला सकते हो। यहाँ पे हमने लिखा राइट एक्सटर्न नाम का फंक्शन यहाँ पे आप बना रहे हैं, तो वॉइड राइट एक्सटर्न नाम का एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, काउंट में कितना है उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, बस। लेकिन ये बन रहा है यहाँ पे और यूज हो रहा है ए के अंदर, ठीक है, यूज हो रहा है ए के अंदर, ये यहाँ पे यूज हो रहा है राइट एक्सटर्न, यहाँ पे ये तो यूज होना, और यहाँ पे है बनाना, ये है बना हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिक्स करके एक नया पैकेज बनाएंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे हम तीसरे फाइल में। अब फिर वहाँ पे चला के देखेंगे काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए क्या कहता है कि आप जीसीसी लिखो मेन सी राइट सी करके और आउट फाइल बना दो एक, ठीक है। तो यहाँ पे जीसीसी करेंगे सीएमडी से, सीएमडी जीसीसी, मतलब कंपाइल कर रहे हैं अब, ए डॉट सी कॉमा ए डॉट सी और कॉमा बी डॉट सी, बी डॉट सी बन गया, ए डॉट सी और बी डॉट सी। ए डॉट सी और बी डॉट सी को इन्होंने क्या बना दिया, ए डॉट ई बना दिया, ठीक है, आउट फाइल बना दिया। अब इस ए डॉट ई को रन करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। ए डॉट ई को रन करो, देखो काउंट इस 5 आ गया, आया समझ में। तो ये जो बन जाएगा आपका, अच्छा आउट फाइल बनाने का भी इसमें ऑप्शन था, तो देखता हूँ। आउट फाइल भी एक नया फाइल आप बना सकते हैं, कैसे,
C++ पढ़ाया था तो उसमें था स्टोरेज क्लास में। CTP कहाँ गया ये रहा। यहाँ पे आएंगे ना स्टोरेज क्लास में, तो इसका हम वो भी बना सकते हैं, तीसरा फाइल भी बना सकते हैं। दिखाता हूँ। स्टोरेज क्लास में यहाँ पे देखो, वहाँ भी यही चीज़ पढ़ाया जाएगा दोबारा। ये मेन बनाया, ये सपोर्ट बनाया। अब यहाँ पे देखो -1 लिखना पड़ेगा। हाँ जी, अरे ये हैप्पी लोहड़ी का प्रसाद लो। ये लो हैप्पी लोहड़ी का प्रसाद लो। चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, -O लिखेंगे और एक नया फाइल का नाम दे देंगे। तो दिस -O और ये फाइल का नाम देंगे C.exe। इंटर। तो यहाँ पे आपका C.exe नाम का एक फाइल बनेगा। ठीक है, कहाँ गया? तो यहाँ पे देखो C.exe बन गया। अब ये .exe को हटा देते हैं। तो ये दो फाइल को कंबाइन करके आपको ये कंपाइल करके दे दिया C में। अब आप C को रन करोगी तो क्या होगा, C.exe को रन कर दो। देखो काउंट इज 5 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसको स्टोरेज क्लास के सारे पार्ट को कवर कर लिया है इसमें। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं C++ को। तो अगले चैप्टर में आएगा ऑपरेटर। ऑपरेटर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी चैप्टर है। ठीक है, इसी में आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड सारे ऑपरेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से आपका कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आज नहीं करेंगे। ठीक है, पहले इसको समझो, एक्सटर्नल क्लास के सारे को एग्जाम्पल को बनाओ। ठीक है, आप थोड़ा सा स्लो करेंगे, नहीं तो आपको ना फिर जो है अभी 2, 4, 5, 10 क्लास ऐसे ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका, मैं भेज देता हूँ, इसका वीडियो भी दे दूँगा आपको।
ये प्रोग्राम ले जाओ सारा। वो बाकी दे दिया था ना प्रोग्राम, नहीं दिया अभी? दे दिया था। आपको भेज देता हूँ 8 नंबर और उसको सारा भेज देता हूँ। अपेक्षा को, ये सब के सब प्रोफेशनल है, जितना भी आप देख रही हो ना सब प्रोफेशनल है, सब काम करने वाले लड़के सब हैं। जो चीज़ सीख रहा वो नहीं आता ना सबको एडवांसमेंट चाहिए ना, सब अपने काम में। वो मार्केटिंग एसईओ एक्सपर्ट है जो आप पीछे बैठे हुए हैं। एक और लड़का जो आया था आता था वो है, वो वेब डेवलपमेंट में है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसको लारावेल नहीं आता तो वो लारावेल सीख रहे हैं। आपको जो काम जो करोगी ना, अगर आपके सैलरी को हाइक चाहिए, बढ़ते रहना, आप चाहते हो कि मेरा सैलरी बढ़ता रहे, ठीक है, तो आप अगर ये चाहते हो सैलरी आपका हर साल बढ़ता रहे 20%, 25%, 30%, 50%, कभी बहुत 100% ग्रोथ मिल जाए, तो आपको अपने स्किल को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन ही ऐसा है, टेक्निकल लाइन है, हमेशा आपके स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके आपको सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी भी मैं कराता हूँ, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में कुछ नहीं है, वो दरअसल क्या है कि उसमें किसी अटैक से कैसे बचाया जा सकता है, कोई ऐप बना हुआ है तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है, कोई कैसे हैक कर सकता है, उसको कैसे बचाना होता है, हैक कैसे किया जाता है, उससे बचना कैसे है, ये समझाया जाता है। मतलब